एक चीज़ जो सारी अहम आपने शुरू में देख ली है कि वकला के नारे आपने देख लिए कि वकला सड़कों पे हैं, वकला ज़िंदा हैं, ऑर्गेनाइज तो हो रहे हैं, लेकिन ये कहना कि वकला तहरीक अभी फ़ौरन शुरू हो जाए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस पर थोड़ा सा एक वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता गेयर अप चीज़ें होनी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी है। बहरहाल जो बातें लोगों तक आती हैं, कल ही बताया जा रहा था कि मैच फ़िक्स है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जो अब परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। तफसीलात आप साथ साथ देखते रहे हैं और हालांकि हमारी पूरी तवज्जो जिस दिन मैच हो तो वो मैच की तरफ होती है, लेकिन आज मैच की तवज्जो कम हो चुकी है। कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। अदालती मामलात 9 मई के सानिया के हवाले से वो है, और एक बड़ा अनोखा केस है, पाकिस्तानी शहरी ने जहर खा गएगा, मुझे मरने की इजाज़त दी जाए, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर नैब, आपको पता है नैब भी पिया देश सुधार गए और उसमें भी अब फ़ौजी आ गए हैं। अब पहले जावला जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या रिज़ल्ट मिले जो अब आकर रिज़ल्ट मिलेंगे, लग रहा है कि एजेंडा कुछ और है, करना कुछ और है, बताना कुछ और चाह रहे हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। और पीटीआई का जलसे की जगह जो है वो तब्दील हो चुकी है, तब्दीली की दरख्वास्त दे दी है, वो क्या बनेगा आगे उस पर गुफ्तगू करते हैं। और नॉर्मल जनरल कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस पर बात की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में एजाज़ अहमद चौधरी हैं, 152 मुलजिम है, जुडिशल रिमांड पे पेश की 152 मुलजमान को वहाँ पर जलाओ गिराव के हवाले से है। और 28 अक्टूबर तक यानी 14 दिन का वो रिमांड देना होता है। जब आप कच्चा केस आ जाए तो ये 14 दिनों के लिए मुलतवी हो चुकी है। एक वो केस जिस पर बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करनी वाली है, हाँ उससे पहले ज़रा एक और मुकदमा है, ये गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, जो भी आप कहना चाहें। ये इश्ताल अंगेज़ तकरीरें आपको याद है मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ ने की थी। वो इश्तार दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुआ, चालान की कापियाँ तकसीम कर दी हैं, 23 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। थाना ग्रीन टाउन में ये मुकदमा दर्ज है। फ़र्क सिर्फ इतना बताऊँ कि ये वाले मुकदमे भी दर्ज होते थे, कुछ नहीं होता था, इनको हाथ तक नहीं लगाया गया। इमरान खान के दौर के बाद के बाकी हवाले से बातें मैं आपके सामने रखूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे ये जज जो है ना अबर गुल, इनके नाम है, सोहेल खा MD PTV और अरशद बेग प्रोड्यूसर PTV, ये भी थे, और डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त जो है ना अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ये जो एक अनोखा केस है वो जहर पीने की इजाज़त देने के हवाले से सिर्फ बताना ये है, माशरे में इस वक्त ये हाल हो चुका हुआ है। आप समझ आएँ, जस्टिस राहील कामिल शेख ने 7 सफ़ा पर मुश्तमिल बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला पढ़ने वाला है। अगर वो मरता है तो उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं, अगर वो ज़िंदा रहता है तो हुकूमत को हुक्म दे कि कैंसर के इलाज के लिए मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया जाए, यानी वो अपना एक नुस्खा कैंसर के इलाज के हवाले से बताना चाह रहा है। और ये नुस्खा उन्होंने सूफियों से हासिल किया है। हाई कोर्ट ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दे सकती, आप इख्तियार से तजावुज़ करें। अदालत के पूछने पर दरख्वास्त ने बताया कि वो ज़्यादा खुद कैंसर का मरीज़ नहीं है। भारत समेत कुछ ममालिक में इंतहाई तकलीफ के बाद मरीज़ों को अपनी जान लेने का हक़ हासिल है। इस्लाम पाकिस्तान का रियासती मज़हब है, अगर ऐसी इजाज़त दी जाए तो दूसरों को गैर कानूनी कामों की हौसला अफजाई मिलेगी। मज़कूरा दरख्वास्त अवामी नफ़ात की आड़ में मशहूरी हासिल करने के लिए मेरिट ना होने पर यह दरख्वास्त जो है ना अदालत ने ख़ारिज कर दी है। जो एक ज़बरदस्त बात है वो मैं भी बात करता हूँ कि नैब में जो तैनातियाँ हुई हैं, मकसद क्या है नैब में तैनातियाँ करने का। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त चल रही है, लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, 2 जगहों पर, मौची गेट और बाबा ग्राउंड सेशन कोर्ट के करीब, ये 2 जगह पर पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन का माहौल बन नहीं रहा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है ना ये बकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब के पास ही मामला आया था, जिसमें कहा था अगर PTI जलसा नहीं कर सकती तो कोई भी जलसा नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो है ना वो बात अब यहाँ तक आई है, ये दरख्वास्त दे दी है। इस दरख्वास्त पे इजाज़त वजह है कि ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही निगरान हुकूमत, एक ही काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पे ले जाए, उनका कोई भी काम जो है वो हो ना सके। ये एक नॉर्मल रूटीन चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो हालात और वाक़यात से हट कर हो। क्या इसके नताइज मतलूब अब, लेकिन यहाँ अब क्या कर रहे हैं, यहाँ इलेक्शन कमीशन तक जाना बड़ा ज़रूरी है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके। इसमें चले मैं कोशिश करता हूँ, अपनी टीम का ज़िम्मा मैं लगाता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो मैं पहले लिख चुका हूँ, लेकिन जो जलसे जुलूस और बाकी चीज़ों के हवाले से भी मैं इलेक्शन कमीशन से इंशाल्लाह जल्द
रब्ता करने लगा हूँ, ताकि ये वाला मामला भी जो है ना वो अपना खुल सके और चीज़ें ज़रा सामने आ सकें। नैब जो है, नैब आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो अपना फौजी आ चुके हुए हैं निकालने के बाद, और वहाँ पर अब कई तैनातियाँ जो हैं यहाँ पर वो कर दी हैं उन्होंने नैब के अंदर। और उस नोटिफिकेशन में कौन कौन है, हाजिर सर्विस अफसरान की तैनाती की गई है, 4 अफसरान को शामिल के साथ, ठीक है जी, इजाफी बोझ बच जाएगा ये कहना है। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल अहमद उहदा पर जो तैनाती हैं वो चंद दिनों में हो जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से अब ये भी हाजिर सर्विस को क्या मुलाजम, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, लेकिन ये हाजिर सर्विस को यहाँ पर लाया गया है। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद इन्फेंट्री बतौर डायरेक्टर है 20 ग्रेड, लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल नदीम मुजफ्फर इंटेलिजेंस स्टाफ कोयटा को बतौर एडिशनल डायरेक्टर 19 ग्रेड, मेजर वहीद खालिद मिलिट्री इंटेलिजेंस को बतौर डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड, और मेजर कामरान सईद MI, यानी बुनियादी तौर पर जो आप कह सकते हैं MI से जो कुछ लोग हैं ज़्यादातर वो लाए गए 28वें ग्रेड पर डेपुटेशन पर तैनात किया गया। और ये कहा गया ये अफसरान जो है मज़ीद अकामत तक नैब में काम करते रहेंगे। मुमकिन तौर पर मज़ीद आर्मी अफसरान को भी जो है ना यहाँ पर वो शामिल किया जाएगा। ये जो है जो हालात हैं आपके सामने आ चुके हैं। अब इसका देखिए, इसका मकसद क्या है। लोग एहतसाब के अब नारे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगे, बताया यही जाएगा, यानी पिछले इतने अरसों से यही हो रहा है, लूट मार जारी है। जब लूट मार के हवाले से इमरान खान ने जैसे काम ये लेकर गया तो वो मंतकी जान तक ही पहुँचने नहीं दिया गया। हम सब ने ये देख लिया, जो कुछ हुआ ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात जाएंगे। अभी जो सबसे अहम मौजू है जिस पर गुफ्तगू करना है, नवाज शरीफ और उनके हवारी जो है ये अदालतों को मज़ीद गंदा कर रहे हैं। अब लेकिन दूसरी तरफ जो है जो एक ओपिनियन है कि 2007 की वकला तहरीक के नतीजे में 2009 में जब जज ये बहाल हुए चीज़ जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब, उसके बाद आपको याद है 105 जजेस नहीं लगाए गए, और 105 जजेस जो नहीं लगाए गए वो आज बहुत सी जगहों पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो ये भी एक ओपिनियन है कि नज़र आ रहा है कि ये जुडिशरी जो है अब जो मौजूदा जुडिशरी है उसमें अक्सरियत जो है वो नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए है। और ग्राउंड पे वक्त यानी नवाज शरीफ के 2 वजह हैं। एक तो जब तक डील फाइनल नहीं हुई तब तक वो पाकिस्तान में आया नहीं, हालांकि इनके भाई की अपनी हुकूमत थी। दूसरी तरफ ये था कि जस्टिस काजी फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस आने का ये इंतज़ार कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग हैं वो बैठे बड़ी वांगे दोहल ये बात करते हैं, और उनका कहना यही है कि नवाज शरीफ के लिए हालात जो है ना अब साजगार है तो इसलिए आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये है नवाज शरीफ इतना जल्दी यहाँ से निकल के 21 को पाकिस्तान आना है, लेकिन वो सऊदी अरब गए हैं। सऊदी MBS से मुलाकात की कोशिश हो रही है ताकि डील ली जा सके, और वो डील लेने का मकसद यही है कि पाकिस्तान में उन्हें कोई हाथ ना लगाए और वो आराम से रेड कॉर्पेट पर आएँ और घर बैठ जाएं, और सड़कों पे सिर्फ एक ही सियासी जमात इलेक्शन लड़ने के लिए हो। ये वो एजेंडा नज़र आ रहा है। कतर से भी इन्वॉल्वमेंट यही है। अभी तक तो इतला यही है कि सऊदी अरब से गालबन जो डीलें मांगते फिर रहे थे वो डीलें हो नहीं पाएंगी। डीलें तब मिलेंगी जब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी, पाकिस्तानी लोग तब होंगे। अब क्या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, क्या वो इमरान खान को गिराया इसलिए था? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया था कि नवाज शरीफ को आपको लाना है इक़्तिदार के अंदर। और कतर में वो रिसेंट आपको पता है सैफुर रहमान के कतरी लोगों से बहुत करीबी रवाबित है। उनकी साहबजादी की तलाक हो गई है जुनैद सफ्तर से, आपने वो अंदाज़ा लगा लिया, और कई इश्यूज़ ऐसे चल रहे। तो उसका इम्पैक्ट भी ये कह रहे हैं कि शायद कतरी गवर्नमेंट वहाँ भी, लेकिन क्या कतर इन बुनियाद पर चले कि मैं ज़रा इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और बातें जो हैं लूट मार तो आपको पता चल रही है, हालात जिस सेमत में चल रहे हैं वहाँ भी आप अंदाज़ा। फिर आगे UAE के हवाले से देखने वाली बात है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो बैन अवी दुनिया या वहाँ चैप्टर के ऊपर अगर आप देखें तो और पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त कर रही है, और एक जलसे में बैठे बड़ी हैरानगी होती है। वो ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि जनाब गर्दिशी कर से माफ़ कर दिए, लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, सारा कुछ सब साथ सामने होने के बावजूद इमरान खान गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि जनाब आपकी आज बिजली इतनी महंगी, ज़रा सोचिएगा। वही तो गर्दिशी कर्जे से चैलेंज कबूल करें आप। 480 अरब रुपया दिया था, कोई ऑर्डर नहीं होने दिया था। मैं हाईकोर्ट में लेकर गया था पिटीशन, मुझे तो अच्छी तरह याद है, आई रिमेंबर।
तो ये जो गर्दिशी कर्जे के हवाले से और जो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, बता दें कि कौन सी लोड शेडिंग ख़त्म की है आप लोगों ने। इमरान खान के दौर में एटलीस्ट जो है वाटर चैनल पे ज़्यादा इन्हिसार किया गया, रन ऑफ रिवर के हवाले से प्रोजेक्ट लगाए गए, और हमने दो बड़े जो है जो प्रोजेक्ट हैं वो हमने देख लिया। डैम के इल्ज़ाम भी लगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जनाब के ये डैम के वाले से पैसे आगे पीछे कर दिए, लेकिन वो पैसे तो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जो ये वाला इल्ज़ाम भी है, ये भी इल्ज़ाम खटाई में पड़ गया और उन्हें सुबकी हुई इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए और आगे नज़र यही आ रहा है या आगे हालात और वाक़यात अगर सम अप करूँ इन बातों को, इमरान खान के बगैर ना तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी, ना आवाम कबूल करने के लिए तैयार होगी, और इमरान ही गालिबन वाहिद शख्सियत है जो बैन अवी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। और आखिर में मैं इमरान खान की वो तारीखी अच्छा चलेंगे मैं रात में बात करूँ, अगले अपना रात के प्रोग्राम में इसमें मैं गुफ्तगू करूँगा, जो कि वक्त ज़्यादा हो चुका है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।